हाय गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वी लव मैथ्स पर, जिसमें हम न सिर्फ मैथ्स की बातें करते हैं बल्कि साइंस, केमिस्ट्री और फिजिक्स पर भी हम डिस्कस करते हैं। अगर आप इनमें इंटरेस्टेड हैं या फिर मैथ्स, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री की डेली क्लासेस आप अटेंड करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल आइकन को प्रेस भी कीजिए ताकि हर नई वीडियो की सूचना आप तक सबसे पहले पहुंचे। शेयर और कमेंट्स लाइक जरूर कीजिए, आपके कमेंट्स से एनर्जी मिलती है, साथ ही खुद को और बेहतर करने के लिए मोटिवेशन मिलता है। तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट्स जरूर कीजिए। कक्षा 12वीं रसायन इकाई पहला ठोस अवस्था, और आज हम बात करेंगे धातुओं के बैंड सिद्धांत पर। बैंड थ्योरी ऑफ मेटल्स, धातुओं का बैंड सिद्धांत। सबसे पहले हमें यह समझना है कि यह बैंड सिद्धांत बताता क्या है। तो इससे पहले के लेक्चर में हम पढ़े हैं ठोसों में विद्युतीय गुण, और विद्युतीय गुण के आधार पर पदार्थों को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है: चालक, कुचालक और अर्धचालक। तो हम बैंड सिद्धांत के आधार पर भी हम चालक, कुचालक और अर्धचालक को परिभाषित कर सकते हैं। तो आज हम देखेंगे बैंड सिद्धांत के आधार पर हम किस प्रकार से पदार्थों की चालकता को हम परिभाषित कर सकते हैं। बैंड सिद्धांत के आधार पर अगर पदार्थों का वर्गीकरण करना है तो हमको 3 बातें जाननी आवश्यक है। एक होता है चालन बैंड, बैलेंस बॉन्ड, दूसरा संयोजी बैंड, यानी कि कंडक्शन बैंड, और तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है वो है वर्जित ऊर्जा अंतराल। वर्जित ऊर्जा अंतराल। यानी कि फॉरबिडन गैप। तो अगर हमको ये बैंड सिद्धांत को समझना है तो ये 3 बातें आपको जाननी जरूरी है: चालन बैंड, संयोजी बैंड और वर्जित ऊर्जा अंतराल। क्योंकि इसके आधार पे हम परिभाषित करेंगे कि कौन सा पदार्थ चालक होगा, कौन कुचालक होगा और कौन अर्ध चालक होगा। तो पहले हम बात करते हैं कि ये बैंड क्या चीज है, ये बैंड बनते कैसे हैं। तो बैंड का सामान्य अर्थ होता है ऊर्जा स्तर। अगर हम केवल बैंड की बात करें तो बैंड का मतलब है ऊर्जा स्तर। ऊर्जा स्तर। और एक सिंगल परमाणु में, एक अकेले परमाणु में उसका जो ऊर्जा स्तर रहता है वो एकदम स्पष्ट रहता है। परमाणु की बात करते हैं तो परमाणु का जो नाभिक है, परमाणु के नाभिक में रहता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, और इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर एक निश्चित कक्षा में गति करते रहते हैं। और ये कक्षा के अतिरिक्त यहां भी ये कक्षा के अतिरिक्त उप कक्षक भी होते हैं। मतलब हम ये कह सकते हैं कि किसी परमाणु की बात करें तो उसका इलेक्ट्रॉन एक निश्चित ऊर्जा स्तर पर रहता है। जैसे हम सिलिकॉन की बात करते हैं, अगर हम सिलिकॉन की बात करें, इसका परमाणु क्रमांक होता है 14। तो इसके जो इलेक्ट्रॉन है वो किस प्रकार से रहते हैं: 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p2। ये होता है सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। एक अकेले सिलिकॉन परमाणु की बात कर रहे हैं, केवल एक सिलिकॉन परमाणु। तो एक सिलिकॉन परमाणु की हम बात कर रहे हैं तो उसके इलेक्ट्रॉनों का जो ऊर्जा स्तर है वो एकदम स्पष्ट है कि 1s में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2p में 6 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन जब परमाणु से अणु बनता है तब क्या होता है? ये जो बैंड सिद्धांत है ये आधारित है आणविक कक्षक सिद्धांत पर। ये बैंड सिद्धांत ये आधारित है आणविक कक्षक सिद्धांत पर।
या इसी को हम कहते हैं MOT, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। आप पढ़े हो आणविक कक्षक सिद्धांत। तो ये जो बैंड सिद्धांत है वो किस पे आधारित है? वो आधारित है आणविक कक्षक सिद्धांत पे। अब पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि आणविक कक्षक सिद्धांत है, वैसे आप पढ़े हो फिर भी हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। आणविक कक्षक सिद्धांत क्या कहता है? परमाणुओं से अणु कैसे बनता है? अणु किससे बनता है? परमाणुओं से। तो परमाणुओं से अणु कैसे बनता है इसकी व्याख्या करता है आणविक कक्षक सिद्धांत, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ये किसकी व्याख्या करता है? परमाणुओं से अणु कैसे बनता है, परमाणुओं से अणु कैसे बनता है इसकी व्याख्या करता है आणविक कक्षक सिद्धांत। और यह सिद्धांत क्या कहता है कि जब परमाणुओं से अणु बनता है तो जो परमाणुक ऑर्बिटल हैं, ये आपके सामने परमाणुक ऑर्बिटल है 1s 2s 2p 3s 3p। ये जो परमाणुक ऑर्बिटल है ये परस्पर अतिव्यापन करके नए ऑर्बिटल बनाते हैं, और जो नया ऑर्बिटल बनता है उसी को हम कहते हैं आणविक कक्षक। मतलब ये सिद्धांत कहता है कि परमाणुओं से जब अणु बनता है तो जो परमाणुक कक्षक होते हैं, परमाणुक कक्षक, ये अतिव्यापन करते हैं और इनके अतिव्यापन से नया कक्षक बनता है जिसको हम कहते हैं आणविक कक्षक। एटॉमिक ऑर्बिटल से क्या बन गया? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन गया। वैसे इस सिद्धांत में और भी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन जो बातें आपको अभी जाननी जरूरी है हम केवल उन्हीं बातों पे चर्चा करेंगे। जैसे मान लो ये जो हाइड्रोजन अणु है, ये हाइड्रोजन अणु किससे बना है? ये बना है हाइड्रोजन परमाणु और हाइड्रोजन परमाणु से। ये हाइड्रोजन अणु किससे बना है? हाइड्रोजन के 2 परमाणु से। और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, यानी कि हाइड्रोजन का हम विन्यास करेंगे तो 1s1 होगा। अब देखिए ये एक हाइड्रोजन परमाणु हो गया, एटॉमिक नंबर है 1। ये एटॉमिक ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं, यहां पर है 1s1, ये एटॉमिक ऑर्बिटल है। ये दूसरा हाइड्रोजन परमाणु हो गया जिसका एटॉमिक नंबर है 1, ये भी एटॉमिक ऑर्बिटल है, यानी कि ये भी है 1s1। तो ये जो एटॉमिक ऑर्बिटल है ओवरलैपिंग करते हैं, इनके बीच में विपाटन होता है, अतिव्यापन होता है, तब जो है यहां से नए कक्षक बनते हैं। ये 1s और 1s से बनता है, एक तो बनता है सिग्मा 1s, यहां एक कक्षक बन गया, और ये हो गया सिग्मा 1s, और यहां एक कक्षक बनता है सिग्मा स्टार 1s। वैसे आणविक कक्षक सिद्धांत यह कहता है कि जितने परमाणुक कक्षक भाग लेते हैं अतिव्यापन में उतने ही नए आणविक कक्षक बनते हैं। जैसे यहाँ पर 2 एटॉमिक ऑर्बिटल भाग ले रहे हैं तो नए कितने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे? तो 2 बनेंगे। वैसे बनता 3 है, लेकिन एक को हम छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ते हैं उसका भी कारण है। अगर यहाँ पर हम ऊर्जा को प्रदर्शित करें, मतलब ये जो नया मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना है ये है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ध्यान दो, ये एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये एटॉमिक ऑर्बिटल है, और इनके अतिव्यापन से बन रहा है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसकी ऊर्जा कम है, 1s और 1s से इसकी ऊर्जा कम है, और ये जो नया मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना है इसकी ऊर्जा जो है इनकी ऊर्जा से अधिक है। एक और बनता है यहाँ पर जिसकी ऊर्जा इनके ऊर्जा के बराबर होता है। ये जो आणविक कक्षक बना है इसको हम कहते हैं आबंधी आणविक कक्षक। आबंधी आणविक कक्षक, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये जो आणविक कक्षक है जिसकी ऊर्जा जो है अतिव्यापन में भाग लेने वाले परमाणुक कक्षकों की ऊर्जा से अधिक है, इसको कहते हैं प्रतिबंधी आणविक कक्षक, या इसी को हम कहते हैं एंटी बॉन्डिंग
मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और ये जो बीच में बनता है जिसकी ऊर्जा अतिव्यापन में भाग लेने वाले परमाणविक ऑर्बिटलों के बराबर होता है, उसको हम कहते हैं अनाबंधी या फिर नॉन बॉन्डिंग कहेंगे, क्योंकि इसकी ऊर्जा जो है परमाणविक ऑर्बिटलों की ऊर्जा के बराबर है, तो इसको हम नगण्य मान लेते हैं। कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि परमाणुओं से जब अणु बनता है तो जो एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं वो आपस में ओवरलैपिंग करके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना लेते हैं। दो प्रकार का, एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जिसकी ऊर्जा एटॉमिक ऑर्बिटलों की ऊर्जा से कम है, दूसरा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जिसकी ऊर्जा ओवरलैपिंग में भाग लेने वाले एटॉमिक ऑर्बिटलों की ऊर्जा से अधिक है। तो जिसकी ऊर्जा अधिक है वो एंटी बॉन्डिंग है और जिसकी ऊर्जा कम है वो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। इतना आ गया समझ में। अब इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे, तो इस हाइड्रोजन परमाणु के पास एक इलेक्ट्रॉन है और इस हाइड्रोजन परमाणु के पास एक इलेक्ट्रॉन है। इसको हम इस प्रकार से भी प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि इनसे बना हुआ है ये इस प्रकार से। तो कुल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, कुल इलेक्ट्रॉन हो गया एक और एक दो। और इलेक्ट्रॉनों की प्रवृत्ति होती है कि पहले वो कम ऊर्जा वाले ऑर्बिटल में भरता है, मतलब ये हो गया पहला इलेक्ट्रॉन, ये हो गया दूसरा इलेक्ट्रॉन, ये ऊपर वाला खाली है। अगर तीसरा होता तब ये यहां जाता। अब इससे आपको क्या समझना है, अगर हम एक अकेले परमाणु की बात करते हैं तो वहां पर प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का जो ऊर्जा स्तर रहता है वो स्पष्ट रहता है, लेकिन परमाणु से जब अणु बनता है तो ये जो परमाणविक ऑर्बिटल है, एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये अपना अस्तित्व खो देते हैं, अपनी पहचान खो देते हैं। अब हम किसकी बात करते हैं, जो अणु बना है, अणु का जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उसकी बात करते हैं। मतलब परमाणुओं से अणु बनता है तो परमाणुओं का जो निजी एटॉमिक ऑर्बिटल होता है उनका कोई मतलब नहीं रह जाता। किसका अस्तित्व रहता है, जो अणु बनता है उसके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का। इसी प्रकार हम जब बात करते हैं, अब हम बात करेंगे किसी पदार्थ का, किसी क्रिस्टल का। अब यहां पर जो हाइड्रोजन अणु है वो तो केवल दो परमाणु से बना है, लेकिन अगर आप क्रिस्टल की बात करो तो कल्पना करो कि एक क्रिस्टल में कितने परमाणु होंगे। वैसे प्रयोग में यह पाया गया है कि एक घन सेंटीमीटर क्रिस्टल में 10⁻23 परमाणु होते हैं। मतलब बहुत ज्यादा परमाणु होते हैं। अब ये परमाणु से जब क्रिस्टल बनता है, परमाणु से जैसे अणु बना है वैसे ही परमाणु से क्या बनेगा, क्रिस्टल बनेगा। वैसे क्रिस्टल के अवयवी कण कौन कौन से होते हैं, पढ़े हैं इसी चैप्टर में, अणु, परमाणु या आयन। तो ये क्रिस्टल जब परमाणुओं से बनता है तो उनके बीच में संघट होगा, टक्कर होगा। जैसे ये क्रिस्टल है, ये बना है परमाणुओं से इस प्रकार से, तो ये जो परमाणु है इनके बीच में टक्कर होगा। तो टक्कर होने से क्या होगा, अब यहां पर इलेक्ट्रॉन भी दो प्रकार का है। इलेक्ट्रॉन दो प्रकार के होते हैं, पढ़े हैं। जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के नजदीक में रहता है, जिनके लिए नाभिक का आकर्षण अधिक होता है, उनको हम कहते हैं बद्ध इलेक्ट्रॉन। तो ये बद्ध इलेक्ट्रॉन हो गया, बद्ध इलेक्ट्रॉन। और जो अंतिम सेल में होते हैं या फिर नाभिक से दूर रहते हैं उनको हम कहते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। ये जो अंतिम कोश है, अंतिम कोश, इसी को हम संयोजी कोश भी कहते हैं, अंतिम कोश या संयोजी कोश। तो ये जो अंतिम कोश या संयोजी कोश के इलेक्ट्रॉन हैं, इनको हम कहते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन। अब यहां पर आपको समझना है, क्रिस्टल किससे बना है, असंख्य परमाणुओं से बना है। एक घन सेंटीमीटर में 10⁻23 परमाणु हैं, मतलब ढेर सारा परमाणु है। अब परमाणुओं से जब क्रिस्टल या अणु बन रहा है तो उनके बीच में टक्कर होगा, संघट होगा। अगर इन दोनों अणुओं के बीच में टक्कर होगा
तो कौन से इलेक्ट्रॉन प्रभावित होंगे, कौन सा ऊर्जा स्तर प्रभावित होगा? ये जो भीतर वाला ऊर्जा स्तर है ये प्रभावित नहीं होगा। मान लो ये एक ठोसा ऐसा टकरा रहा है तो उसका जो बाहरी भाग है वो प्रभावित होगा ना, उसका आंतरिक भाग तो प्रभावित नहीं होगा। उसी प्रकार से जब क्रिस्टल बनता है तो परमाणुओं का जो आंतरिक ऊर्जा स्तर रहता है, आंतरिक ऊर्जा स्तर ये प्रभावित नहीं होता, लेकिन जो बाह्य ऊर्जा स्तर रहता है वो प्रभावित हो जाता है। और जब हम क्रिस्टल के ऊर्जा स्तर की बात करते हैं, क्रिस्टल के ऊर्जा स्तर, तो वहां पर परमाणुओं का जो ऊर्जा स्तर है वो अपना अस्तित्व खो देता है। क्रिस्टल का ऊर्जा स्तर कहोगे तो अब इसका कोई महत्व नहीं है। यहां से समझो आप, परमाणुओं से जब अणु बना तो अणु के जब हम ऑर्बिटल की बात करें तो नया ऑर्बिटल बन गया, वहां पर एटॉमिक ऑर्बिटल का अस्तित्व खत्म हो गया। उसी प्रकार से हम क्रिस्टल के ऊर्जा स्तर की बात कर रहे हैं तो क्रिस्टल के जो ऊर्जा स्तर में है तो परमाणु का जो अपना निजी ऊर्जा स्तर है उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। क्यों खत्म हो रहा है? क्योंकि जब टक्कर हो रहा है तो ये जो बाह्य ऊर्जा स्तर है ये प्रभावित हो रहे हैं और जिसकी वजह से एक नया ऊर्जा स्तर बनता है। और इसी ऊर्जा स्तर को, क्रिस्टल के ऊर्जा स्तर को, परमाणुओं का नहीं, हालांकि बना किससे है? परमाणुओं से ही बना है, लेकिन अब उसमें परमाणुओं का अस्तित्व खत्म हो गया। तो क्रिस्टल का जो ऊर्जा स्तर बनता है वो दो प्रकार का होता है, एक होता है चालन बैंड और एक होता है संयोजी बैंड। चलो इसको और हम समझने का प्रयास करते हैं इसी सिलिकॉन के एग्जाम्पल से कि सिलिकॉन परमाणु का जो ऊर्जा स्तर है वो किस प्रकार से होता है और सिलिकॉन क्रिस्टल का जो ऊर्जा स्तर है वो किस प्रकार से होता है। सिलिकॉन का परमाणु क्रमांक 14 होता है और उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2। यहां पर एक सिलिकॉन के अकेले परमाणु की बात कर रहे हैं तो सिलिकॉन का जो अकेला परमाणु है वहां पर इलेक्ट्रॉनों का जो ऊर्जा स्तर है वो एकदम स्पष्ट है, 1s 2s 2p 3s 3p। और ये जो ऊर्जा स्तर है इसको हम प्रदर्शित करते हैं समांतर रेखाओं से। जैसे ये समांतर रेखा हो गया, ये 1s है, ये समांतर रेखा हो गया, ये 2s है, ये 2p है। इसी प्रकार से हम कहेंगे ये 3s है और उसके बाद ये 3p है। अगर ऊर्जा की बात करें तो ऊर्जा को हम इस प्रकार से प्रदर्शित करेंगे, यानी कि सबसे कम ऊर्जा किसकी है? 1s की है। तो ये 1s2 है, 2s2 2p6 3s2 3p6। ये जो है अकेले सिलिकॉन परमाणु का है। लेकिन अब हम सिलिकॉन क्रिस्टल की बात करते हैं, सिलिकॉन क्रिस्टल का। ये किसका है कहेंगे तो ये सिलिकॉन परमाणु का है। अब सिलिकॉन परमाणु से सब जब बनता है सिलिकॉन क्रिस्टल तो अभी हम पढ़े हैं कि उसका जो बाहरी ऊर्जा स्तर है वही प्रभावित होता है। अभी यहाँ पर क्या है, ये जो बाहरी कक्षक है या बाहरी ऊर्जा स्तर है उसमें 3s2 जो है ये पूर्णतः भरा हुआ है, ये पूर्णतः भरा हुआ है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो ns स्तर है, ns स्तर कितने हैं? 2 ns स्तर हैं, ये पूर्णतः भरे हुए हैं। शब्दों को ध्यान देना, ns स्तर, s ऑर्बिटल में कुल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? s ऑर्बिटल में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, इसीलिए लिख रहे हैं कि ns स्तर और दोनों भरा हुआ है। p में कितने सब ऑर्बिटल होते हैं? p में, p ऑर्बिटल में 6 होता है। तो यहां पर होता कितना है तो 6 np स्तर होता है, 6 np स्तर। उसमें से भरा कितना है? केवल 2 भरा हुआ है। होता है 6 np स्तर लेकिन भरा हुआ है कितना? 2 np स्तर। ये अच्छे से समझ में आना चाहिए, तब जो है संयोजी बैंड और चालन बैंड की परिभाषा समझ में आएगी। पहले तो ये समझना है कि हम अकेले परमाणु की बात करते हैं
तो अकेले परमाणु में उसके सारे ऊर्जा स्तर जो है स्पष्ट होते हैं, लेकिन परमाणुओं से जब क्रिस्टल बनता है तो क्रिस्टल में उसके जो ऊर्जा स्तर हैं वो एकदम स्पष्ट नहीं होते। परमाणुओं का जो ऊर्जा स्तर है वो अपना अस्तित्व खो देता है और एक नया ऊर्जा स्तर बन जाता है। तो कैसे बनता है उसी को हम समझ रहे हैं। तो अभी हम बात कर रहे हैं सिलिकॉन अकेले परमाणु का। तो ये जो बाहरी ऊर्जा स्तर है उसमें 3s2 है और s ऑर्बिटल में कितने सब ऑर्बिटल होते हैं? तो 2 होता है और दोनों जो है भरा हुआ है। तो यहाँ पर हम लिखे हैं ns स्तर कितने हैं? 2 हैं और दोनों पूर्णतः भरे हुए हैं। अगर हम p ऑर्बिटल की बात करें तो p ऑर्बिटल में 6 जो है सब ऑर्बिटल होते हैं, जिसमें से कितना भरा हुआ है? 2। होते कितने हैं? तो 6 np स्तर होते हैं। कितना भरा हुआ है? 2 np स्तर भरा हुआ है। तो ये तो अकेले सिलिकॉन परमाणु का है तो एकदम क्लियर है, लेकिन जब सिलिकॉन परमाणु से सिलिकॉन क्रिस्टल बनता है तब क्या होता है? ये जो पूर्णतः भरे हुए 2ns स्तर है और 2np स्तर है, ये दोनों पूर्णतः भरा हुआ है, तो ये एक ऊर्जा स्तर बना लेता है। कितने हो गए? 2 और 2 4। ये 4n स्तर बना लिए, एक नया स्तर। क्रिस्टल की बात कर रहे हैं ना, क्रिस्टल में कैसा होता है? ये 2ns पूर्ण भरा हुआ है, 2np भी पूर्ण भरा हुआ है, तो 2 और 2 4। तो ये 4n स्तर हो गया जो कि पूर्णतः भरा हुआ है। ये पूर्णतः भरा हुआ है। अब 6 में से 2 भरा हुआ है तो कितना बचा? यहां पर 4 ऐसे बचा जो कि खाली है। 4 np स्तर खाली है, तो यहां एक नया स्तर बन गया 4n स्तर, और ये 4n स्तर पूर्णतः खाली है, पूर्णतः खाली है। मतलब ये बन गया बैंड। ये जो 4n स्तर पूर्णतः भरा हुआ है इसी को हम कहते हैं संयोजी बैंड। ये हो गया संयोजी बैंड, ये भरा हुआ है। और ये जो 4n स्तर हो गया जो कि पूर्णतः खाली है, इसको हम कहते हैं चालन बैंड। अगर ऊर्जा के आधार पर कहें तो किसकी ऊर्जा कम है? चालन बैंड की ऊर्जा कम है, सॉरी, संयोजी बैंड की ऊर्जा कम है और चालन बैंड की ऊर्जा अधिक है। ये जो संयोजी बैंड है ये पूर्णतः भरा हुआ है और अभी जो हम चालन बैंड बनाए हैं वो पूर्णतः खाली है, या फिर हो सकता है ये आंशिक रूप से भरा हुआ हो, ऐसा भी हो सकता है। या तो पूर्णतः खाली हो सकता है या फिर आंशिक रूप से भरा हुआ हो सकता है। अब यहां से आपको समझना है संयोजी बैंड किसे कहते हैं, चालन बैंड किसे कहते हैं और वर्जित ऊर्जा अंतराल क्या चीज होता है। संयोजी बैंड किसे कहेंगे? पहली बात तो ये किससे बना है? ये बना है एटॉमिक ऑर्बिटल से। तो किसी क्रिस्टल में एटॉमिक ऑर्बिटल से या फिर परमाणुक कक्षकों से बना ऐसा ऊर्जा स्तर जिसकी ऊर्जा कम होती है और जो पूर्णतः भरे होते हैं। 2 शर्त है, जिसकी ऊर्जा कम है और जो पूर्णतः भरा हुआ है, उनको हम कहते हैं संयोजी बैंड, कंडक्शन बैंड। चालन बैंड की परिभाषा क्या बनेगा? किसी क्रिस्टल में परमाणुक कक्षकों से बना ऐसा बैंड या ऐसा ऊर्जा स्तर जिसकी ऊर्जा अधिक हो और जो या तो पूर्णतः खाली हो या आंशिक रूप से भरा हो, तो उसको हम कहेंगे चालन बैंड, बैलेंस बैंड। अब तीसरी बात आ रही है वर्जित ऊर्जा अंतराल, फॉरबिडन गैप। ये क्या चीज है? अगर हम संयोजी बैंड की ऊर्जा को EC से प्रदर्शित करें, EC मतलब संयोजी बैंड की ऊर्जा, और चालन बैंड की ऊर्जा को हम EV से प्रदर्शित करें, तो ये जो वर्जित ऊर्जा अंतराल है दोनों के बीच में, इसको हम प्रदर्शित करते हैं EG से। तो EG बराबर हो जाएगा EV
माइनस ई सी। तो वर्जित ऊर्जा अंतराल किसे कहते हैं? चालन बैंड की ऊर्जा और संयोजी बैंड की ऊर्जा में जो अंतर होता है उसको हम कहते हैं वर्जित ऊर्जा अंतराल। तो यहां तक आपको क्या क्या समझना है? संयोजी बैंड किसे कहते हैं? जिसकी ऊर्जा कम होती है, जो पूर्णतः भरा होता है। चालन बैंड किसे कहते हैं? तो किसी क्रिस्टल का ऐसा बैंड जिसकी ऊर्जा अधिक होती है और ये या तो पूर्णतः खाली रहता है या फिर आंशिक रूप से भरा होता है। इन दोनों के बीच में रहता है वर्जित ऊर्जा अंतराल। चालन बैंड की ऊर्जा और संयोजी बैंड की ऊर्जा के अंतर को हम कहते हैं वर्जित ऊर्जा अंतराल। और ये सभी चीजें आज जो हम पढ़े हैं ये आपको अच्छे से समझ में आने चाहिए, क्योंकि ये सारी बातें हम इसी क्लास में फिजिक्स में भी फिर से पढ़ेंगे। मतलब ये जो बैंड थ्योरी है ये आपको केमिस्ट्री में भी पढ़ना है और फिजिक्स में भी पढ़ना है। तो उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि चालन बैंड कैसे बनता है, संयोजी बैंड कैसे बनता है, वर्जित ऊर्जा अंतराल कैसे कहते हैं। अब हमको क्या करना है, इस बैंड सिद्धांत के आधार पे, यानी कि चालन बैंड, संयोजी बैंड और वर्जित ऊर्जा अंतराल के आधार पे हमको चालक, कुचालक और अर्धचालक को परिभाषित करना है। अब हम देखते हैं कि बैंड सिद्धांत के आधार पे कौन सा पदार्थ चालक होगा या कुचालक होगा या फिर अर्धचालक होगा। तो चालक, कुचालक और अर्धचालक की परिभाषा हम पढ़े हैं कि जिन पदार्थों में धारा का प्रवाह आसानी से हो जाता है, सुगमता से हो जाता है, उसको हम कहते हैं चालक। और जिन पदार्थों में धारा का प्रवाह कभी भी नहीं हो सकता वो कहलाता है कुचालक। तो पहले तो आपको यह समझना है कि धारा का प्रवाह कब होगा। इससे पहले के लेक्चर में क्या पढ़े हैं कि चालक में धारा का प्रवाह इसलिए होता है क्योंकि उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। कुचालक में धारा का प्रवाह इसलिए नहीं होता क्योंकि उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते। अब हमको इसी बात को बैंड थ्योरी से समझाना है कि कब चालक होगा और कब कुचालक होगा। तो पहले हमको यह समझना है कि चालन बैंड और संयोजी बैंड के आधार पर अगर हम कहेंगे तो किसी भी पदार्थ में धारा प्रवाहित कब होगा। तो पहली बात यह समझ लो कि कोई भी पदार्थ है तो उसमें क्या क्या पाया जाता है, चालन बैंड, संयोजी बैंड और वर्जित ऊर्जा अंतराल। धारा प्रवाह तब होगा जब चालन बैंड में इलेक्ट्रॉन होगा। चालन बैंड में इलेक्ट्रॉन होगा तभी उसमें धारा का प्रवाह होगा। मतलब ये जो चालन बैंड के इलेक्ट्रॉन हैं ये जो है बैटरी के द्वारा प्राप्त ऊर्जा से गतिमान हो सकते हैं, लेकिन संयोजी बैंड के जो इलेक्ट्रॉन हैं ये इलेक्ट्रॉन इन पर जो है बैटरी के द्वारा प्राप्त ऊर्जा का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कुल मिलाकर आपको समझना क्या है कि किसी भी पदार्थ में धारा का प्रवाह तभी हो सकता है जब उसके चालन बैंड में इलेक्ट्रॉन हो। और धारा प्रवाह मतलब क्या, इलेक्ट्रॉनों की गति। इलेक्ट्रॉन गति करते हैं तो उसके विपरीत दिशा में धारा प्रवाहित होती है। तो धारा प्रवाहित कब होगा, जब चालन बैंड में इलेक्ट्रॉन होगा। अब कोई भी पदार्थ चालक कब हो सकता है, तो दो परिस्थितियों में कोई भी पदार्थ चालक हो सकता है। जब चालन बैंड आंशिक रूप से भरा हो, चालन बैंड आंशिक रूप से भरा हो, या फिर जब चालन बैंड संयोजी बैंड पर अतिव्यापित हो। तो पहली बात ये समझ लो, ये जो वर्जित ऊर्जा अंतराल है यही जो है संयोजी बैंड के इलेक्ट्रॉनों को चालन बैंड तक पहुंचने से रोक सकता है। संयोजी बैंड के इलेक्ट्रॉन जो है चालन बैंड में जाना चाहते हैं, लेकिन रोकता कौन है, ये वर्जित ऊर्जा अंतराल। तो सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि चालक में वर्जित ऊर्जा अंतराल होता ही नहीं है। देखो, जब चालन बैंड आंशिक रूप से भरा हो, ये चालन बैंड हो गया और ये हो गया संयोजी बैंड। ये चालन बैंड है और ये है संयोजी बैंड। संयोजी बैंड तो पूर्ण रूप से भरा होता है, हम पढ़े हैं, ये इलेक्ट्रॉन है। यहां पर हम लिखे हैं जब चालन बैंड आंशिक रूप से भरा हो। मान लो यहां पर भी इलेक्ट्रॉन है, तो चूंकि चालन बैंड में इलेक्ट्रॉन है और यहां पर वर्जित ऊर्जा अंतराल नगण्य है, नहीं है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन जब गति करेगा तो इसकी जगह को भरने के लिए
संयोजी बैंड का जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर पहुंच जाएगा। मतलब यहाँ पर आसानी से धारा प्रवाहित किया जा सकता है। तो बैंड थ्योरी के आधार पर चालक किसे कहते हैं? तो बैंड थ्योरी के आधार पर चालक में वर्जित ऊर्जा अंतराल नहीं होता और चालन बैंड जो है आंशिक रूप से भरा होता है। अब यहां पर हम लिखे हैं कि चालन बैंड संयोजी बैंड पर अतिव्यापित हो। ये चालन बैंड है और ये संयोजी बैंड है। ये अतिव्यापित है मतलब जो संयोजी बैंड के इलेक्ट्रॉन हैं वही इलेक्ट्रॉन चालन बैंड के भी इलेक्ट्रॉन हैं। कुल मिलाकर के सबसे खास बात क्या है कि चालक में कोई वर्जित ऊर्जा अंतराल नहीं होता, इसीलिए उसमें आसानी से धारा प्रवाहित होता है। लेकिन अगर हम कुचालक की बात करें, देखो कुचालक में क्या होता है। कुचालक में ये हो गया चालन बैंड और ये चालन बैंड जो है पूर्णतः खाली है। ये पूर्णतः खाली है। ये संयोजी बैंड है। संयोजी बैंड तो पूर्णतः भरा होता है, ये भरा हुआ है। लेकिन यहां पर है वर्जित ऊर्जा अंतराल। वर्जित ऊर्जा अंतराल। और कुचालक पदार्थ में वर्जित ऊर्जा अंतराल का मान बहुत अधिक होता है। वर्जित ऊर्जा अंतराल का मान इतना अधिक होता है कि संयोजी बैंड के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो चालन बैंड में नहीं जा सकते, और जब तक चालन बैंड में इलेक्ट्रॉन नहीं रहेंगे उसमें से धारा का प्रवाह नहीं होगा। तो चालक में वर्जित ऊर्जा अंतराल होता ही नहीं है, नगण्य होता है। और कुचालक में वर्जित ऊर्जा अंतराल का मान बहुत अधिक होता है। इतना अधिक होता है कि संयोजी बैंड के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो चालन बैंड में गति नहीं कर सकते, स्थानांतरित नहीं हो सकते। इसीलिए कुचालक में कभी भी धारा प्रवाहित नहीं हो सकता। वैसे यहां पर वर्जित ऊर्जा अंतराल Eg का जो मान है वो 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। कुचालक समझ में आया कि कुचालक में धारा प्रवाहित क्यों नहीं होता? 2 कारण है। पहली बात तो चालन बैंड पूर्णतः खाली है। दूसरी बात वर्जित ऊर्जा अंतराल का मान इतना अधिक है कि संयोजी बैंड का इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में नहीं जा सकता, इसलिए कुचालक में से धारा का प्रवाह नहीं हो सकता। अब हम बात करते हैं अर्धचालक की। और अर्धचालक की परिभाषा में क्या पढ़े हैं? ऐसे पदार्थ जो परम शून्य ताप पर या 0 केल्विन ताप पर कुचालक होते हैं, उसमें से धारा प्रवाहित नहीं होता। लेकिन जैसे हम ताप बढ़ाते हैं या कमरे के ताप पर उसको रखते हैं, उसमें चालकता आ जाती है, यानी कि वो कुचालक भी होता है और सुचालक भी होता है। तो ऐसे पदार्थों को हम कहते हैं अर्धचालक। तो अर्धचालक को अगर हम बैंड थ्योरी के आधार पर डिफाइन करें तो कैसे करेंगे? ये चालन बैंड हो गया और ये हो गया संयोजी बैंड। यहां पर वर्जित ऊर्जा अंतराल है Eg, लेकिन उसका मान बहुत कम है। इन दोनों चित्र को अगर आप देखोगे गौर से तो आसानी से समझ जाओगे। कुचालक में वर्जित ऊर्जा अंतराल का मान बहुत अधिक है, लेकिन अर्धचालक में वर्जित ऊर्जा अंतराल का मान बहुत कम है। ये अब वर्जित ऊर्जा अंतराल का मान कम है तो संयोजी बैंड के जो इलेक्ट्रॉन है वो कहां पहुंच जाएंगे? चालन बैंड में। अब 2 कंडीशन पढ़ेंगे। 0 केल्विन ताप पर ये जो चालन बैंड है ये पूर्णतः खाली है, मतलब यहां से आप धारा प्रवाहित नहीं कर सकते, ये कुचालक है। लेकिन ताप बढ़ाएंगे या फिर इसको हम कमरे के ताप पर लाएंगे तब क्या होगा? इस पदार्थ को मिलेगा उष्मीय प्रक्षोभ, यानी कि ऊर्जा मिलेगी, और उस ऊर्जा को ग्रहण करके ये संयोजी बैंड के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो वर्जित ऊर्जा अंतराल को पार करके कहां पहुंच जाएंगे? चालन बैंड में पहुंच जाएंगे। अब जैसे ही चालन बैंड में इलेक्ट्रॉन आया मतलब वो सुचालक बन गया, उसमें से हम धारा प्रवाहित कर सकते हैं।
तो अर्धचालक में धारा प्रवाहित क्यों होता है? क्योंकि वर्जित ऊर्जा अंतराल का मान बहुत कम होता है और इसका मान लगभग होता है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इस प्रकार से आज हमने देखा धातुओं का बैंड सिद्धांत, और बैंड सिद्धांत के आधार पर हम किस प्रकार से चालक, कुचालक और अर्धचालक को परिभाषित कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिए, कमेंट से जरूर कीजिए।